बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी या एडीपी फ़िज़िक्स थर्ड ईयर में मैकेनिक्स का जो पोर्शन है उसमें रोटेशनल डायनामिक्स का जो चैप्टर है, आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 6 है और आज हम सॉलिड सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करेंगे। जी, आप देख रहे हैं सामने आपका टॉपिक है। इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमने करना क्या है, रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करेंगे। किसका? सॉलिड सिलेंडर का। अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से क्या मुराद है और हमने कौन से एक्सिस के गिर्द सॉलिड सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो ये कि सिलेंडर की शेप कैसी होती है ये आप सारे जानते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये आपको पेंसिल एक नज़र आ रही है, तो इसमें जैसे ये फिंगर है, फिंगर को हम कह सकते हैं कि इसकी सिलेंडर से मिलती जुलती शक्ल है। इसमें दो साइड पे आपको सर्कुलर प्लेन फेस नज़र आएंगे और एक ये वाला कर्व्ड फेस नज़र आएगा। इसकी डायग्राम मैं सामने बना देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जो आप देख रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है जी, ये जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, और अगर आप गौर करें तो इस लाइन के इर्द गिर्द सिलेंडर का जो मैस है वो यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ सिलेंडर। अच्छा, अब देखें हमने कौन से एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। वो एक्सिस है ये वाला, ये जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है। ये जो एक्सिस है ये असल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो एक्सिस है ये सिलेंडर के बिल्कुल मिडल से गुजर रहा है। यानी फ़र्ज़ करें ये सिलेंडर है, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। यानी हमने सिलेंडर को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हम करेंगे क्या। करना हमने ये है कि हमने इस सिलेंडर को छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड करना है। जैसे फ़र्ज़ करें ये सिलेंडर आपके सामने है, तो आप इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हम बनाना के स्लाइसिस करते हैं फ्रूट चाट बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हम इस सिलेंडर के छोटे छोटे स्लाइसिस करके इसको इमेजिन करेंगे। अगर आप गौर से इमेजिन करें तो एक सिलेंडर को जब हम छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करेंगे तो एक जो छोटा सा पीस निकलेगा वो उसकी शक्ल कैसी होगी? उसकी शक्ल होगी डिस्क की तरह की। ठीक है, आप इसमें आपको याद है एक बचपन में आप एक गोली खाया करते थे पोलो की। तो पोलो का जो पूरा का पूरा पैकिंग में वो मिलती थी, वो पूरा का पूरा सिलेंडर की अरेंजमेंट है। और अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे तो एक जो गोली है पोलो की उसको हम डिस्क कह सकते हैं। बस इमेजिन आपने ये करना है कि वो अंदर से भरी हुई है यानी सॉलिड है, क्योंकि यहाँ पर हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये है कि जो अंदर से फिल्ड हो, जिसके अंदर कोई खाली जगह ना हो। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लें उसमें से मैं कोई एक डिस्क इमेजिन कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है वो वाली डिस्क जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इस डिस्क का सबसे पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आज के टॉपिक को हम किस तरह से लेके चलेंगे। इस डिस्क का सबसे पहले हम ये जो मैं अभी अभी एक वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये असल में डिस्क के बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ठीक है। इस एक्सिस के इर्द गिर्द हम पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम ICM का नाम दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप गौर करें तो जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसे मैंने अभी अभी जिस पे मैंने सर्कल लगाया है, जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है हमारा रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके इर्द गिर्द हमने सिलेंडर को रोटेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्क का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले डिस्क के अपने सेंटर ऑफ मास के अंदर से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके इर्द गिर्द, और ये है ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हम डिस्क को इस तरह से रोटेट करेंगे कि डिस्क का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डिस्क के अपने सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, या दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि डिस्क के डायामीटर के इर्द गिर्द हमने डिस्क को रोटेट करना है। यानी डिस्क इस तरह से पड़ी हुई है और डिस्क का फ़र्ज़ करें ये डायामीटर है, तो हमने डिस्क को इस तरह से रोटेट करना है, ऐसे, ठीक है। जब आप डिस्क को इस तरह से रोटेट करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, ICM। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम इस डिस्क को पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इस डिस्क को इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे, जिसको मैंने अभी अभी ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम नाम देंगे DI। ओके, अब एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल चुके हैं मिडल एक्सिस के इर्द गिर्द घुमा के। फिर हमने क्या करना है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको एक डिस्क या एक स्लाइस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया है तो आप पूरे सिलेंडर का, चूँकि पूरा सिलेंडर जो है इस तरह का था, आपने उसके एक स्लाइस को इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करके, ऐसे रोटेट करके, यानी ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सिलेंडर के बिल्कुल मिडल से गुजर रहा है, इसके इर्द गिर्द रोटेट करके आपने रोटेशनल इनर्शिया निकाल लिया एक डिस्क का। फिर आप लिमिट अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितनी भी डिस्क बनी थी उन सारी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने इस तरह कैलकुलेट करके सम कर दिया। जब आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे सिलेंडर का, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता हूँ कि हमने एक पूरे सिलेंडर को इमेजिन किया। ये है हमारे पास सिलेंडर, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस सिलेंडर के बिल्कुल 90 के एंगल पे मिडल पॉइंट से गुजर रहा है, और इस एक्सिस के इर्द गिर्द हमने सिलेंडर को इस तरह से रोटेट करना है और रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है। हमने फिर क्या मेथड चूज़ करना है, हमने इस सिलेंडर को छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड किया। एक स्लाइस जो है उसको मैं एक छोटी सी डिस्क का नाम दे सकता हूँ। उस डिस्क को पहले हमने उसके अपने डायामीटर के इर्द गिर्द रोटेट करना है यहाँ पर, और रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है, इसे हम नाम देंगे ICM। फिर उस डिस्क को हमने यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है मिडल से, उसके इर्द गिर्द रोटेट करना है, ठीक है, और फिर रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और बाद में इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें पूरे सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया मिल जाए। तो ये है हमारा मेथड, ठीक हो गया। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारी मेन डायग्राम है उसकी तरफ चलता हूँ। ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक हो गया। ये मेरे राइट साइड पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें देख लें कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं पॉइंट आउट कर दूं डायग्राम के ऊपर। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके इर्द गिर्द हमने सिलेंडर को रोटेट करना है वो ये है, जो सिलेंडर के बिल्कुल मिडल से गुजर रहा है। हमने क्या किया, सिलेंडर को बहुत स्मॉल पैचेस में, पैचेस कह रहा हूँ, छोटे छोटे स्लाइसिस में डिवाइड कर दिया, और उनमें से एक स्लाइस है ये वाला, और ये स्लाइस है असल में एक छोटी सी डिस्क जिसको मैं अभी अभी रेड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पूरे के पूरे सिलेंडर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। और जाहिर बात है जो सिलेंडर का रेडियस है वही डिस्क का भी रेडियस है, यानी ये भी कैपिटल R ही है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि ये जो डिस्क है
ये सेंट्रल एक्सिस जिसके इर्द गिर्द हमने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उससे कितने डिस्टेंस पे है, फ़र्ज़ कर लें कि ये x डिस्टेंस पे मौजूद है, ठीक है। और इस डिस्क की अपनी जो विड्थ है, यानी इसकी जो अपनी चौड़ाई है, दैट इज़ dx, ओके। पूरे सिलेंडर की जो लेंथ है उसको अगर हम कैपिटल L का नाम दे दें तो इसका हाफ क्या होगा, L/2, यानी सेंट्रल एक्सिस के इस तरफ भी L/2 है और दूसरी तरफ भी L/2 डिस्टेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मास डेंसिटी की। ज़ाहिर बात है जो सिलेंडर बना है उसमें मास है, हम उस मास की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब चूंकि सिलेंडर में लेंथ के अलोंग मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इर्द गिर्द मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम मास की डेंसिटी लेंथ के अलोंग ले लेते हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, और इसको म्यू से जाहिर किया जाता है। फ़र्ज़ कर लें कैपिटल M जो है ये टोटल मास है सॉलिड सिलेंडर का और कैपिटल L उसकी लेंथ है, तो लीनियर मास डेंसिटी को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, टोटल मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्क की तरफ। देखें, डिस्क के मास को हम स्मॉल dm से जाहिर कर देते हैं। फ़र्ज़ कर लें डिस्क का मास है dm और डिस्क की जो चौड़ाई जिसे मैं कह रहा था dx, यही असल में अगर हम सिलेंडर के अलोंग देखें तो यही असल में डिस्क की लेंथ है, यानी इसे मैं dx जो है इसे लेंथ ऑफ डिस्क भी कह सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं म्यू को दोबारा से डिफ़ाइन करूँ इस डिस्क के लिए, तो यहाँ पर भी वही बेसिक डेफिनेशन होगी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं dx को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास dm यानी मास ऑफ दैट डिस्क इक्वल आ जाएगा म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ डिस्क या लेंथ ऑफ डिस्क, आप इसको जो मर्जी नाम दे दें। अब यहाँ पर आपने म्यू की वैल्यू पुट कर दी जो हमने ऊपर लिखी थी, कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ठीक है। तो आपके पास dm का रिलेशन बन गया कैपिटल M यानी मास ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय dx, dx क्या है, विड्थ ऑफ दैट डिस्क जिसको हमने सपोज किया है, सिलेंडर को हमने छोटी छोटी डिस्क में कन्वर्ट किया था, और कैपिटल L क्या है, दिस इज एक्चुअली लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर आपको एक छोटे से बॉक्स में कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। हमारा जो इस अभी के लेक्चर से पिछला लेक्चर था ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ नहीं किया, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बात हम करने जा रहे हैं जी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, इसमें क्या है, फ़र्ज़ कर लें मैं डिस्क की ही बात करता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें हम डिस्क की बात करते हैं और डिस्क को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये देख लें, और ये है डिस्क का सेंटर। जैसे फ़र्ज़ करें ये ऐसे डिस्क पड़ी हुई है और डिस्क का ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक तरफ मैं एक्स एक्सिस फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जो आउटवर्ड एक्सिस है जो आपकी तरफ या मेरी तरफ है इसे मैं वाई एक्सिस फ़र्ज़ कर लेता हूँ। ज़्यादातर इसे हम जी एक्सिस फ़र्ज़ करते हैं, आज हम इसको वाई एक्सिस फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो एक्सिस जो है डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क की सरफेस के साथ 90 के एंगल पर है, इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं जो मैं अभी अभी ड्रॉ कर रहा हूं, कंसिडर दिस इज Z, इसे हम Z एक्सिस कह देते हैं। अब आप गौर से देखें, जो X एक्सिस है ये भी डिस्क के डायामीटर से पास कर रहा है, जो Y एक्सिस है ये भी डायामीटर के अलोंग ही है, यानी अगर ये गोल डिस्क है
तो ये भी डायामीटर है और ये भी डायामीटर है, आप किसी भी तरफ से डायामीटर को देख सकते हैं। लेकिन जो z एक्सिस है वो डिस्क के सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, ये है, ठीक है। अब ये जो z एक्सिस है, ये देखें, अगर मैं फर्ज कर लें डिस्क को रोटेट करता हूँ x एक्सिस के इर्द गिर्द, यानी इसके डायमीटर के अबाउट डिस्क को रोटेट करता हूँ, यानी ये डिस्क पड़ी है तो इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ, ये मैं किसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा हूँ, उसके डायामीटर के इर्द गिर्द, और जिसे मैंने यहाँ पर x एक्सिस फर्ज किया हुआ है। तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, फर्ज कर लें वो Ix है। इसी तरह डिस्क को अगर मैं दूसरे डायमीटर के जो बिल्कुल 90 के एंगल पर है उसके इर्द गिर्द रोटेट करूं, तो फर्ज कर लें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आएगा दैट इज Iy। इसी तरह जो तीसरा z एक्सिस है जो डिस्क के सरफेस के साथ 90 के एंगल पे है, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के इर्द गिर्द फर्ज कर लें मैं डिस्क को रोटेट करता हूं, तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज Iz। अब आप गौर करें जो Iz है यानी जो z एक्सिस है वो x एक्सिस, देखें ये फर्ज कर लें x एक्सिस है, ये जो है ये y एक्सिस है, और z एक्सिस बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं z एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाता हूं तो मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर ये Iz है, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू Ix प्लस Iy। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी Iz के इर्द गिर्द अगर z एक्सिस के इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है तो ये किसके इक्वल होगा, z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो दो एक्सिस हैं x एक्सिस और y एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करवा के जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर डिस्क जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं यानी इस डायमीटर के इर्द गिर्द, या उसको मैं ऐसे घुमाऊं इस डायमीटर के इर्द गिर्द, यानी चाहे मैं ऐसे घुमाऊं चाहे मैं इसको दूसरे डायमीटर के इर्द गिर्द घुमाऊं, डिस्क की जो रोटेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे मैं उसे किसी भी डायमीटर के इर्द गिर्द रोटेट करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस बात की बहुत अच्छी सी समझ आ रही है कि चाहे मैं इसे x एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करूं चाहे y के इर्द गिर्द रोटेट करूं, कोई फ़र्क नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूं Ix एंड Iy आर सेम। अगर दोनों सेम है तो मैं दोनों की जगह सेम कोई एक पुट कर देता हूं, मैं दोनों की जगह Ix पुट कर देता हूं। अब आपके पास Iz किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स Ix। यहां से Ix किसके इक्वल आ जाएगा, Iz डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन ये है कि Iz क्या चीज है। अगर आपको FSC फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला याद हो जो आपको डिस्क के लिए करवाया गया था, हमारे पास फर्ज कर लें ये वो डिस्क थी जो हमने FSC फर्स्ट ईयर में याद किया था। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के सेंटर से गुजरे और डिस्क की प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जिसे मैं अभी वाली एग्जांपल में z एक्सिस कह रहा था, तो अगर डिस्क का रेडियस है r और डिस्क का मास है, फर्ज कर लें हमारी इस एग्जांपल में डिस्क का मास तो dm है, तो फिर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर और साथ 2 से डिवाइड करते हैं, यानी हाफ इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये हम पहले FSC में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ये फॉर्मूला किसकी जगह पर आएगा, ये Iz की जगह पे आएगा, क्योंकि Iz वही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो आपने z एक्सिस के इर्द गिर्द इस डिस्क को घुमा के हासिल किया है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो z एक्सिस हैं ये बिल्कुल सेम है, जो डायग्राम में इस वक्त आप देख सकते हैं। इसका मतलब है Iz की जगह पे क्या आएगा, Iz की जगह पे आ जाएगा जनाब हाफ मास इंटू r का स्क्वायर। अब नीचे पहले से एक 2 मौजूद है, तो जब आप उस 2 को भी नीचे सॉल्व करेंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। 1/4
डी एम इंटू आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास आई एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आई एक्स असल में था क्या। आई एक्स था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस कहाँ से पास कर रहा था, या एक्स एक्सिस किसके अलोंग था? एक्स एक्सिस तो डायमीटर के अलोंग था, यानी मैं कह सकता हूँ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। किसका डायमीटर? डिस्क का डायमीटर। अब मैं, अभी तक आपने इतनी बात समझ ली, अब मैं इसी डिस्क को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखने की बजाय मैं इसको वर्टिकल प्लेन में लेके आता हूँ। यानी डिस्क इस तरह से पड़ी हुई थी, ऐसे आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ डिस्क को इस तरह से कर देता हूँ, या इस तरह पड़ी है डिस्क को मैं ऐसे कर देता हूँ। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैं उसको इस तरह से वर्टिकल प्लेन में करने लगा हूँ। अब आपने गौर से इस डायग्राम को बनाते हुए देखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। ज़रा गौर करें, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे रोटेट कर देता हूं 90 के एंगल पे, कितने एंगल पे? 90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूं। अब आप गौर कीजिएगा कि ये डायग्राम कैसी बन जाएगी। थोड़ी डायग्राम ख़राब बन रही है, मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ओके, ये डिस्क जो है ये तकरीबन आपको ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब आप गौर करें, जिसे मैं पहले एक्स एक्सिस कह रहा था, यानी जो डायमीटर के अलोंग हॉरिजॉन्टल था, अब वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल। यही था जिसे मैंने एक्स का नाम दिया हुआ था। पहले जो वर्टिकल था, यानी ये जी एक्सिस, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये ठीक हो गया। और अब हमने ऑब्जेक्ट को या इस डिस्क को किस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट किया है? हमने इसको डायामीटर के अबाउट रोटेट किया है, इस तरह से, जिसकी वैल्यू आई एक्स आई थी, जो मेरे ऊपर लिखी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब आई एक्स क्या है असल में, जिसे आपने आई एक्स का नाम दिया है, ये असल में क्या है? अगर आप गौर करें तो ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसे हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया था, ये डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इस तरह डिस्क खड़ी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्क के सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके सेंटर पे होता है। तो ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है डिस्क के बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इसका मतलब है जिसे हमने आई एक्स का नाम दिया था, इसे मैं आई सी एम का भी नाम दे सकता हूं। ठीक हो गया। तो आपने अभी तक ये जो मैंने यहां पर कुछ डायग्राम्स बनाई थी, जो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, आपने अभी तक क्या किया है? आपने ICM की वैल्यू निकाली है एक डिस्क के लिए। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, एक डिस्क जो अपने ही डायामीटर के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, इस तरह से आपने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट किया है, जिसे हम नाम दे सकते हैं ICM। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है जनाब, ये जो मेरे ऊपर लिखी थी, अब मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया, ये हाईलाइट कर देता हूं, ये है इसकी वैल्यू, जिसे आपने IX का नाम दिया हुआ था, यही असल में ICM है। अब मैं इसको दोबारा, अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। जरा गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा आपको नजर आ रहा है, 1/4 dm/²। अब आप इधर आ जाएं, 1/4 dm/²। अब आप यहां पर क्या करेंगे? आप dm की सिंपली वैल्यू पुट कर दें जो हमने इससे पहले लिखी थी। dm किसके इक्वल है? कैपिटल M। आपने इसकी सिंपली वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, ये आपने dm की जगह पुट कर दिया, तो आपके पास ये बन जाएगा m/² dx डिवाइडेड बाय 4 एंड l। तो ये आपके पास ICM आ गया।
ये कैसे आया ये मैं राइट हैंड साइड पे बहुत डिटेल में यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है इसको मैं ज़रा मिटा दूँ क्योंकि ये मैंने अभी आपको करवाया नहीं है। ओके जी, आपको अगर इस डायग्राम की समझ आ गई है, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर आपको इसकी बहुत अच्छी सी समझ आ गई है तो समझें आपने पूरा का पूरा टॉपिक समझ लिया, क्योंकि इसमें यही चीज़ है जो तंग करती है। अच्छा, अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ जनाब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हमने किस तरह से अप्लाई करना है, गौर करें। पहले हम इस पूरे सिलेंडर की एक डिस्क को इमेजिन कर रहे थे और उसको इस तरह घुमा रहे थे, और इसके इर्द गिर्द, इस एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो हमारे पास क्या आया, उसे हमने ICM का नाम दिया। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर के मिडल पॉइंट पे है, यानी यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन अभी हमने डिस्क को अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घुमाया। अब हमने इसी डिस्क को ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके इर्द गिर्द घुमाना है। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये डिस्क का जो डायामीटर वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसके बिल्कुल पैरेलल है। ये डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन था जो अपने ही डायामीटर के इर्द गिर्द घूम रही थी, जिसको हमने ICM का नाम दिया, और ये वो वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो हम जिसके इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन आपस में परपेंडिकुलर है और इन दोनों का आपस में डिस्टेंस कितना है, x, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है जनाब, x, जिसे मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है। और ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, एक ये वाला पैरेलल है, एक ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। आपने इसके इर्द गिर्द घुमा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जिसे हमने ICM का नाम दिया था। अब हम इसके इर्द गिर्द रोटेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम सिर्फ एक डिस्क का निकालने लगे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे इसलिए हम DI का नाम देंगे, लेकिन पूरे सिलेंडर का जब हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम DI को I में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से, ये देख लें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला होता है। अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला याद है तो वो कुछ ऐसा था, ICM प्लस MD²। ये मैंने एज इट इज़ वो फार्मूला लिखा है जो हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ICM क्या है, यहाँ पर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा है, ये वैल्यू, ये वाली, ठीक है। तो हमने इसको एज इट इज़ पुट कर दिया। मैस ऑफ डिस्क की जगह क्या आएगा, मैस ऑफ डिस्क की जगह टोटल मैस, डिस्क की मैस की बात हो रही है और उसकी जगह आ जाएगा ये डिस्क का मैस है जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखा था, ये देख लें। दिस इज मैस ऑफ डिस्क, DM की वैल्यू पुट कर दी। x क्या है, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। एक पैरेलल एक्सिस जो है वो ICM है जिसके इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया, और दूसरा जो है वो वाला पैरेलल एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये सिंपली हमारे पास आ गया एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप समझ लें कि आपको पूरे टॉपिक की समझ आ गई है। बस ये बात समझ लीजिए कि जिसे मैंने अभी अभी बॉक्स में लिखा है ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और किस एक्सिस के इर्द गिर्द, वो वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सिलेंडर के सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। अब हम पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे सिलेंडर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। फर्ज कर लें कि ये जो सेंटर वाला एक्सिस है ये ओरिजिन पे है, तो सिलेंडर की टोटल लेंथ अगर L है तो आधी लेंथ इस तरफ है और आधी लेंथ उस तरफ है, तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं -L/2 से लेकर +L/2 तक। सेम ऐसा ही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिंपली आपने इंटेग्रल लिखा और लिमिट लगा दी, ठीक हो गया। अब मैं इस लिमिट को चेंज करने लगा हूँ, चाहे आप पूरी लेंथ को इस तरह से देख लें,
चाहे आप आधी लेंथ लेकर उसको डबल कर लें, बात तो एक ही है। तो मैं ऐसा करता हूं, लिमिट को -l/2 से +l/2 ले जाने की बजाय मैं 0 से l/2 तक लेकर जाता हूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये आप आगे चल के देखें, हम यही काम कर रहे हैं। लिमिट हमने चेंज की, 0 से +l/2 तक लेकर गए और पीछे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी अंदर वही सारी वैल्यू है जो लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। अब आगे क्या किया हमने, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया और इंटेग्रल जो है वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। जाहिर बात है 2 भी दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा था। अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब यहाँ पर देखें, जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन जो है वो dx के मुताबिक अप्लाई हो रही है, यानी वेरिएबल क्या है, dx या x क्या है, सेंट्रल एक्सिस का डिस्क से फासला। जब आप पूरे सिलेंडर के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो तब्दीली सिर्फ किस में आ सकती है, x में या dx में। तो इसका मतलब यानी वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है, x है। तो x के अलावा बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है। क्या कुछ कांस्टेंट है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। इसे इंटीग्रेट से बाहर लिख दें, इंटेग्रल से। ये भी कांस्टेंट है, इसे भी इंटेग्रल से बाहर लिख दें। तो आपके पास ये सारा एज इट इज़ बाहर आ गया और अंदर चूंकि dx था उसको d कैंसिल हो गया, x आ गया और ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। इसी तरह से यहाँ पर भी पावर फॉर्मूला लगा दिया और आगे चल के हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट किस तरह अप्लाई करनी है ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। पहली टर्म थी जी हमारे पास mr² डिवाइडेड बाई 2l। आपने यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, l/2 -0। इसी तरह प्लस 2m डिवाइडेड बाई l, x का क्यूब है, x के क्यूब में आएगा l/2 का क्यूब, सही है। नीचे 3 था उसको मैंने बाहर लिख लिया, -0 बन जाएगा। अब देखें फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा जी, ये l इस l से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2m l³ डिवाइडेड बाई 3l इंटू 8। 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 4 प्लस ml³ डिवाइडेड बाई, सॉरी एक l इसके साथ भी कैंसिल हो रहा है, ऊपर फिर l का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया पूरे सिलेंडर का अबाउट द एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड पासेस मिडल थ्रू द मिडल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मैं आपको ये सारा का सारा टॉपिक जो है एक नज़र दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने करना क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको इस डायग्राम में सारा कुछ समझाया। फिर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने के लिए इस सारी डायग्राम की तरफ आए। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझा, उसके बाद हमने ICM की वैल्यू लिखी और फिर हमने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके ICM की मदद से यानी सेंट्रल जो सिलेंडर का मिडल ऑफ एक्सिस था उसके इर्द गिर्द डिस्क को रोटेट करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एंड पर हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ सिलेंडर टू द अदर एंड ऑफ सिलेंडर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। मैंने कोशिश बहुत की है कि आपको ये वाला जो टॉपिक है ये बड़ी डिटेल में और बड़ा स्लो समझाया जाए। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।